हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, कंप्लीट लूसेंट जीके के इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्राग ऐतिहासिक काल। दोस्तों, इससे पहले के वीडियोस में हम इतिहास के सामान्य परिचय और भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में जान चुके हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि हमारे वीडियोस आपके किसी भी एग्जाम जैसे दिल्ली पुलिस सिपाही भर्ती या यूपी पुलिस सिपाही भर्ती या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें आप ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं अपना जीके का। तो फ्रेंड्स, आइए शुरुआत करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल से। दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसके कोई लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन इस काल के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो मिलती है उस टाइम के औजारों से, उस टाइम के कंकालों से, उस टाइम के बर्तन आदि से, भवनों से, यानी पुरातात्विक खुदाई में हमें जो साक्ष्य मिलते हैं उनसे हमें इस काल की जानकारी मिलती है, और इसके लिखित साक्ष्य नहीं होते, इसलिए इसको कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। तो इसका काल माना जाता है 30 लाख ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। और 600 ईसा पूर्व से बाद का जो टाइम है वो आता है आद्य ऐतिहासिक काल में, जिसके हमको लिखित साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है? मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है एशिया महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। तो फ्रेंड्स, जो मानव के साक्ष्य मिले हैं, सबसे प्राचीन साक्ष्य या सबसे पहला जो साक्ष्य मिला था मानव होने का वो मिला था एशिया, सॉरी, अफ्रीका महाद्वीप से। तो आदि मानव की जन्मस्थली माना जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी मानव जाति का पालना द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन है एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या फिर अफ्रीका महाद्वीप। तो जैसा कि हमने जाना कि जो मानव की आदि जन्मस्थली है वो है अफ्रीका महाद्वीप। तो इसलिए जो क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड यानी कि मानव जाति का पालना भी अफ्रीका महाद्वीप को ही कहा जाता है, क्योंकि मानव जाति की शुरुआत अफ्रीका महाद्वीप से ही जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालक्रम अनुसार दर्शाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, होमो इरेक्टिस, निंडरथाल या फिर क्रोमैग्नन। ये चार अ, मानव जातियों के युगों के वो नाम हैं। तो इनका क्रम कौन सा सही है? या फिर होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, नेanderथाल या फिर क्रोमैग्नन। तो फ्रेंड्स, जो मानव जाति का विकास का क्रम है वो है, यानी सबसे प्राचीन जो मानव था वो था ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, उसको कहा जाता था ऑस्ट्रेलोपिथेक्स। और जिसका जो काल है वो माना जाता है लगभग मतलब 30 लाख से 25 लाख साल पहले का। और इसके बाद होमो इरेक्टस जाति आती है। होमो इरेक्टस से बाद नेanderथाल आता है, और जो सबसे लास्ट में आता है वो है क्रोमैग्नन। क्रोमैग्नन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है? मानव का आदि पूर्वज किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेक्स को, या फिर होमो इरेक्टस को, नेanderथाल को या फिर क्रोमैग्नन को। तो जैसा कि हमने जाना कि सबसे जो पहली जाति थी मानव जाति वो थी ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, पिथेकस। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे मानव माता, मदर ऑफ मैन कहा जाता है? लूसी को, क्लियोपैट्रा को या फिर विक्टोरिया को या फिर मैडम क्यूरी को। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है लूसी। लूसी जो एक मादा मानव के कंकाल मिले हैं सबसे प्राचीन, वो मिले हैं साउथ अफ्रीका के इथियोपिया देश में। इथियोपिया में मिले हैं। तो इनको माना जाता है मानव माता, मदर ऑफ मैन, लूसी, इसको नाम दिया गया है लूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी, जो मानव जैसा लगने वाला प्राणी था, जो प्रज्ञा मानव यानी जो होमो सैपियंस है,
होमोसेपियन से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है होमोनिक के रूप में, पिथेकैंथ्रोपस के रूप में, सिनेंथ्रोपस के रूप में, या फिर इयोंथ्रोपस के रूप में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। जो मानव जैसा लगने वाला जो आदमी था पहला, जो होमोसेपियन से प्रजाति रूप से भिन्न था, उसको जाना जाता है पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। सातवां क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातत्व प्रमाण मिले हैं? तो मानव के कंकाल सबसे पहले इंडिया के अंदर मिले थे, नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी की घाटी में। बी ऑप्शन सही है। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? होमो इरेक्टस का जो कपाल है वो सबसे पहले कहाँ पे प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी के हथनौरा में, इंडिया में घाटी के हथनौरा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? दो पैरों वाला मानव प्राचीनतम किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेक्स को, पिथेकैंथ्रोपस को, या फिर नेanderथाल को, या फिर क्रोमैग्नन को? तो इसका आंसर है पिथेकैंथ्रोपस। निम्नलिखित में से किससे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? आग की खोज जो हुई थी वो कौन से मानव युग में हुई थी? तो ऑस्ट्रेलोपिथेक्स में हुई थी, या फिर होमो इरेक्टस में, नेanderथाल में, या फिर क्रोमैग्नन में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, होमो इरेक्टस। जो मानव थे उन्होंने आग की खोज की थी। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? मृतकों के अंतिम संस्कार का प्रमाण हमको किन मानवों में देखने को मिलता है? सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेक्स में, पिथेकस में, या फिर पिथेकैंथ्रोपस में, नेanderथाल में, या फिर क्रोमैग्नन में? तो इसके प्रमाण हमको मिलते हैं नेanderथाल में। नेanderथाल जो मानव जाति थी वो मृतकों का अंतिम संस्कार करने लगी थी। 12वां क्वेश्चन है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज क्या है? जो होमोसेपियंस हैं उसका पूर्वज कौन माना जाता है? पैकिंग मनुष्य, जावा मनुष्य, नेanderथाल मनुष्य, या फिर क्रोमैग्नन मनुष्य? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्रोमैग्नन मनुष्य को हाल के मानव का पूर्वज माना जाता है। क्रोमैग्नन से बना है हाल का जो मानव है। नेक्स्ट है, कौन सा नवीनतम साध समझा जाता है? नवीनतम कौन सा समझा जाता है? नेanderथाल, हिंडलबर्ग, या फिर पिल्टगन, या क्रोमैग्नन मानव? तो जैसा कि हमने पहले जाना था कि क्रोमैग्नन मानव सबसे लास्ट में आया है, सबसे पहले कौन सा आया था? ऑस्ट्रेलोपिथेक्स। तो क्रोमैग्नन सबसे लेटेस्ट है। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? प्रारंभिक जो पूर्ण मानव था उसको किस नाम से जाना जाता था? पिथेकैंथ्रोपस, या मैगले मैगलेनियन, या नेanderथाल, या फिर क्रोमैग्नन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्रोमैग्नन। जो पूर्ण मानव आया वो जाना जाता था क्रोमैग्नन के नाम से। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, या फिर पिथकैंथ्रोपस, नेanderथाल, या फिर कहा जाता है होमो सैपियंस? तो जैसे कि हम जानते हैं कि होमो सैपियंस आधुनिक मानव को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति जो है वो खोजी गई थी? दायमाबाद में, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, मिर्जापुर यूपी में है, पल्लवपुरम ये साउथ में है, और सोन घाटी, इनमें से कौन सी जगह पे भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पल्लवरम में, सॉरी, पल्लवरम। पल्लवरम में खोज हुई थी प्राचीन भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की। 17वां क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को कब मिला था?
सबसे पहले जो पूर्व पाषाणकालीन उपकरण जो मिले थे वो कौन से सन में मिले थे रॉबर्ट ब्रूस फूट को? 1860 में, 1863 में, 1873 में या फिर 1878 में? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1863 में। 1863 में मिली थी। रॉबर्ट ब्रूस फूट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाण उपकरण की खोज की मूलतः थे, वो कहाँ के थे रॉबर्ट ब्रूस फूट? ये एक पुरावन वनस्पति शास्त्र थे, या फिर एक भूवैज्ञानिक थे, एक पुरातत्वविद थे, या फिर एक इतिहासकार थे? तो ये थे एक भूवैज्ञानिक, जियो साइंटिस्ट से, जियो साइंटिस्ट। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है एच डी सांकलिया को, ए कनिंगम को, ए कनिंगम मतलब अलेक्जेंडर कनिंगम को, एफ आर आल्चिन को, या फिर रॉबर्ट ब्रूस फूट को? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रॉबर्ट ब्रूस फूट को। रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा गया है प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक, यानी कि फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, रॉबर्ट ब्रूस फूट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीपीसीएस 2008 में पूछा भी गया है। भारत के ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? भारत का जो ऐतिहासिक मानव था वो कहाँ से मिला है प्राचीनतम जीवाश्म? भीमबेटका से, हथनोरा से, सराय नाहर राय से, या फिर दमदमा से? तो इसका है ऑप्शन बी, नर्मदा घाटी के हथनोरा से मिला था ये, जो हमने पीछे भी जाना इसके बारे में, हथनोरा। पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतया, जो पुरापाषाण कालीन मानव था उसका जीवन कैसा था? ग्रामीण था, नागरिक था, आधुनिक था, या फिर प्राकृतिक था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्राकृतिक था। जो पुरापाषाण कालीन जो मानव था पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर रहता था और प्रकृति में ही रहता था। ना ही वो आधुनिक था, जो आधुनिक घर मकान देखने को मिलते हैं वो नहीं थे उनके पास, नगरीय जीवन नहीं था, और ना ही वो ग्राम में रहता था। वो आदिवासियों की तरह प्रकृति के अंदर रहता था। तो पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा कृषि, मिट्टी के बर्तन बनाना, पशुपालन, या फिर शिकार खेलना? तो ऑब्वियसली इनका जो मुख्य धंधा था शिकार खेलना। ये शिकार खेलते थे, अपने लिए खाना जुटाते थे, बस। और नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन, पुरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? जुआ, संगीत, घुड़सवारी, या फिर शिकार? तो ऑब्वियसली इनके मनोरंजन का जो साधन था, क्योंकि संगीत तो उस टाइम पे नहीं था, और इनका जो मुख्य मनोरंजन का साधन था वो शिकार ही था। 23वें का आंसर है डी। पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी? पुरापाषाण काल में सबसे बड़ी खोज क्या करी गई थी? आग जलाना, कुंभकार का चाक बना लिया था, धातु के उपकरण बना लिए थे, या फिर सूत बुनाई? इनमें सबसे बड़ी चीज क्या थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, आग जलाना। आग जलाना जो है पुरापाषाण युग के मनुष्य द्वारा सबसे पहले की गई सबसे बड़ी खोज थी, सबसे महत्वपूर्ण खोज थी। 25वां क्वेश्चन है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे स्फटिक के, सेलखड़ी के, गोमेद के, या फिर इंद्र गोपमणि के? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्फटिक के। जो पूर्व प्रस्तर युग था यानी कि पूर्व पाषाण युग था उसमें अधिकांश औजार बने थे स्फटिक के। नेक्स्ट है 26वां क्वेश्चन, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? सोहन संस्कृति किस संस्कृति को कहा जाता है? पुरापाषाण संस्कृति को, मध्यपाषाण संस्कृति को, नवपाषाण संस्कृति को, या फिर ताम्रपाषाण संस्कृति को? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पुरापाषाण संस्कृति को ही सोहन संस्कृति कहा जाता है, या पूर्व प्रस्तर युग भी कहते हैं इसको हम, और इसको सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? तो सोहन घाटी से, नर्मदा घाटी से, अतिर
पक्कम से या फिर आहाड़ से। तो किस जगह से नहीं हुए? सोहन घाटी से भी प्रपाषणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं, नर्मदा घाटी से भी और अतिपक्कम से भी हुए हैं, लेकिन आहाड़ से नहीं हुए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कहाँ से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं? पंजाब से, कलकत्ता से, लखनऊ से या फिर बेल्लारी से? इन चारों जगहों में से कहाँ से मिले हैं? तो पंजाब से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं, कलकत्ता से नहीं मिले, लखनऊ से नहीं मिले, ना ही बेल्लारी से मिले। लेकिन पंजाब में कई जगह ऐसी हैं जहां से हमको पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं। सिंहावल एक पुरास्थल है। सिंहावल जो एक पुरास्थल है वो निम्न पूर्व पाषाण काल का है या मध्य पूर्व पाषाण काल का है, नव पाषाण काल का है या फिर ताम्र पाषाण काल का है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ये है निम्न पूर्व पाषाण काल का। 30वां क्वेश्चन है, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? निम्न पूर्व पाषाण काल जो था उसके मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था, वह पशु चालक था या वह पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था? तो इनके बारे में कौन सा सही है? ऑप्शन ए, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। संघावो यानी संघाओं गुफा पुरास्थल किस काल का है? जो संघावो है वो गुफा पुरास्थल किस काल का है? निम्न पुरापाषाण काल का, मध्य का या फिर नव का या फिर ताम्र पाषाण काल का? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मध्य पाषाण काल का। मध्य पाषाण का। निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है। कुल्हाड़ी, गडासा, विदारणी या फिर सेल्ट? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सेल्ट जो है पुरापाषाण से संबंधित नहीं है, जबकि कुल्हाड़ी, गंडासा और विदारणी तीनों है। विदारणी का मतलब है छेनी से। छेनी जो होती है ये कुछ इस तरह से जो होती है, नुकीले नुकीली बनी हुई जिससे हम लकड़ी वगैरह चीरते हैं, वो उसको कहते हैं विदारणी। इस तरह से होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? नर्मदा देवी मध्य प्रदेश से, सोन घाटी मध्य प्रदेश से, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से या गोदावरी घाटी महाराष्ट्र से? तो 33वें का सही आंसर है ऑप्शन सी, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से हुई है हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा यानी कि मूर्ति। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति यानी ब्लेड कल्चर कहा जाता है? निम्न पुरापाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को, उच्च पाषाण काल को या फिर हड़प्पा संस्कृति को? ब्लेड कल्चर, फलक संस्कृति किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है उच्च पुरापाषाण कालीन युग को। निम्नलिखित में से किस प्राग ऐतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक मिले हैं? अंड सेल, अंड सेल सेल्स मतलब कि अंडे के छिलके कहाँ से मिले हैं? पटने से, अहाड़ से, कायथा से या फिर चिरांद से? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पटने से। आंध्र प्रदेश का मुच्तला चिंतामनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध समृद्धि प्राप्ति स्थल के रूप में जाना जाता है। हड्डी सींगों से बने उपकरण यहाँ पे सबसे ज्यादा मिले हैं आंध्र प्रदेश के मुच्तला चिंतामनुगावी शिलाश्रय से। नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालक्रमानुसार हमको लगाना है। तो इसका सही कालक्रम है ऑप्शन ए, एवेविलियन, एसुलियन, मुस्टीरियन और मैगडे मैगडलेनियन। नेक्स्ट है, पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहा जाता है? पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल में के बीच में जो पड़ता है वो क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है मध्य पाषाण काल। मध्य, एक हो गया पुरापाषाण काल पुराना, फिर मध्य और एक नवा नया पाषाण काल। पाषाण का मतलब है पत्थर से। पत्थर का मतलब है कि पत्थर के ही औजार मिलते थे और पत्थर की ही चीजें वहां पे देखने को मिलती थी। इस युग में हमें
और इस युग के मानव को धातुओं का ज्ञान नहीं था, इसलिए इसको पाषाण काल कहा जाता है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? पशुपालन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से? सराय नाहर राजदाय से, कोल्डवा से, बागोर से, या फिर कालीबंगा से। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बागोर से। बागोर जो कि राजस्थान में सबसे पहले पशुपालन का हमको साक्ष्य देखने को मिलता है, बागोर। निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, या फिर ताम्रपाषाण काल में? तो माइक्रोलिथ का प्रयोग होता था मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट है 41वां क्वेश्चन। मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका संबंध रखता है कहाँ से? गुजरात से, पंजाब से, मध्य प्रदेश से, या फिर राजस्थान से? तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, या फिर? तो जैसे कि हम बात की कि भीमबेटका की गुफाएं हैं जिनमें चित्र बने हुए हैं, जिनसे हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है, तो ये प्रसिद्ध है गुफाओं के चित्रों के लिए। निम्नलिखित में से किस पाषाणकालीन पुरास्थल स्थल से मृग श्रृंग यानी हिरण के सींग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? हिरण के सींगों की छल्लों की माला कहाँ से मिली है? दमदमा से, महदहा से, सरायनाहर राय से, या फिर पटने से? तो ये मिली है महदहा से। मैदहा। किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? बागोर से, बागोर सेकंड से, वीरभानपुर से, या फिर मैदाहा से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बागोर से। हड्डी से बने आभूषण प्राप्त हैं बागोर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? बाघ, बाघ की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं हैं, भीमबेटका गुफाएं, अमरावती की गुफाएं। तो कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? हमें देखने को मिलती है सी, जैसे कि हमने बात की यहाँ पे पीछे, भीमबेटका की गुफाएं क्या है? शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। सराय नाहर राय और मेहदहा संबंधित है। सराय नाहर राय और मेहदहा कहाँ पे है? मतलब किससे संबंधित है ये? विंध्य क्षेत्र की मध्य पाषाण संस्कृति से, या विंध्य क्षेत्र की नवपाषाण क्षेत्र से, या फिर गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से, और या फिर गंगा घाटी की नवपाषाण संस्कृति से? तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से इसका संबंध है, सराय नाहर राय और मैदाहा का। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? सेल होता है पत्थर, पत्थर को काट के जो चट्टान बनाए गए हैं, वो मिले हैं घगरिया, भीमबेटका से, या फिर लेखनिया से, या आदमगढ़ से? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भीमबेटका से। किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? मानव समाधान मतलब मानव को जहाँ पे दफनाया गया है उसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं हमें? मोहरना से, मोरहना से, लेखनिया शिलाश्रय फर्स्ट से, धनुई से, या घगरिया से? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लेखनिया शिलाश्रय फर्स्ट से। नेक्स्ट है 49वां क्वेश्चन। विचार कीजिए, निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? सबसे बड़ी मेखला जो है वो कहाँ मिली है? चित्रित शैलाश्रयों की भाजा में, भीमबेटका में, जौरा में, या फिर अजंता में? तो इसका आंसर है सी, यानी कि भीमबेटका में और जीरा में। दो और तीन में मिली है ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? मृतकों की अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार सबसे पहले कहाँ, किस काल में हमको देखने को मिलता है?
तो निम्न पुरापाषाण काल में, मध्य पुरापाषाण काल में, उच्च में, या फिर मध्य पाषाण काल में? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। मध्य पाषाण काल में हमें अंतिम संस्कार के जो है साक्ष्य देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? किस जानवर को सबसे पहले पाला था पाषाण युगीन पाषाण काल जो था? गधों को, कुत्तों को, घोड़ों को, या फिर भेड़ों को? तो इन्होंने बनाया था ऑप्शन बी, कुत्तों को। कुत्ते सबसे पहले पालना शुरू किए थे। भारत में मानव अस्थि पंजर यानी कंकाल, ह्यूमन स्केलेटन के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू होते हैं? भारत में जो मिले हैं ह्यूमन स्केलेटन, वो किस काल के हैं? पुरापाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के, नवपाषाण काल के, या फिर ताम्र पाषाण काल के? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मध्य पाषाण काल के हैं। किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टैरी स्थल कहा जाता है? उत्तर प्रदेश से, बिहार से, उत्तराखंड झारखंड से, या फिर तमिलनाडु से? टैरी स्थल किन्हें कहा जाता है? जो पुरास्थल मिले हैं हमें तमिलनाडु में, तमिलनाडु के अंदर जो पुरास्थल मिले हैं उन्हें को कहा जाता है टैरी साइट्स। नेक्स्ट है हमारा 54वां क्वेश्चन। नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी खेती बाड़ी, पशुपालन, स्थायी बस्तियों वाली जिंदगी और लेखन कला का विकास। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का हमें जवाब देना है। सही उत्तर देना है। नवपाषाण काल में हमें क्या क्या देखने को मिलता है सभ्यता के विकास में? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों चीजें देखने को मिलती है। खेती बाड़ी देखने को मिलती है, पशुपालन मिलता है, और स्थायी बस्तियों वाली जिंदगी हमें मिलती है। लेकिन नवपाषाण काल जो था उसमें लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। बाकी खेती बाड़ी करने लगे थे, पशुपालन करने लगे थे, और स्थायी बस्तियां बस चुकी थी। मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक यानी कि अपना खाना इकट्ठा करने वाला से खाद्य उत्पादक बन गया? पहले खाना ढूंढता फिरता था, खाना इकट्ठा करता था, लेकिन फिर वो खाना अपना उत्पन्न करने लगा। तो ये किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, या फिर ताम्र पाषाण काल में? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नवपाषाण काल में। खाद्य संग्रह से यानी कि उसने फसलें उगाना कब शुरू किया? नवपाषाण काल में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ब्रह्मगिरी से, चिरांद से, मेहरगढ़ से, या फिर बुर्जहोम से? तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप, मेहरगढ़ वैसे पाकिस्तान में है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में ही आता है, इसलिए मेहरगढ़ से मिले हैं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? गक्कर नदी के तट पर, बोलन नदी के तट पर, कच्छ के रण के पूर्वी भाग में, या फिर पश्चिमी बलूचिस्तान में? तो जैसा कि हमने बताया कि जो मेहरगढ़ है वो स्थल मौजूद है पश्चिमी बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में। ऑप्शन डी सही आंसर है। 58वां क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग मानव ने किया? किसके साक्ष्य मिलते हैं हमें सबसे पहले? गेहूं के, जौ के, चावल के, या फिर बाजरा के? तो सबसे पहले हमें साक्ष्य मिलते हैं गेहूं के। गेहूं सबसे पहले प्रयोग किया गया मानव के द्वारा। किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं और जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? रंगपुर से, लोथल से, मेहरगढ़ से, या कोल्डवा से? तो जैसे कि हमने पीछे बात की, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है जो कि बलूचिस्तान के, तो यहाँ से मिले हैं। किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? धान की खेती के साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से, पहाड़ से, बागोर से, या बेलन घाटी से? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बेलन घाटी में हमको धान के साक्ष्य सबसे पहले मिलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है?
तो कश्मीर में बुरझोम से, बिहार में चिरांद से, गुजरात में लोथल से, या उत्तर प्रदेश में कोल्डिवा से। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश के कोल्डिवा से हमको धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। धान जो ये बेलन घाटी है, बेलन घाटी में ही पड़ता है कोल्डिवा, यूपी के। तो ये एक ही चीज है दोनों। खाना बदोश आदमी। खाना बदोश आदमी नोमैड मैन, यानी खाना बदोश उस आदमी को कहते हैं जो कि खाने की तलाश में अपना स्थान बदलता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। तो उसको खाना बदोश कहा जाता है। खाना बदोश आदमी ने किस काल में स्थायी रूप से बसना प्रारंभ किया? मतलब फिर उसने इधर उधर घूमना बंद कर दिया और अपने स्थायी ठिकाने बनाने शुरू कर दिए थे। पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, या नवपाषाण काल में? तो जो नई चीजें हैं और जो इस स्थायी चीजें हैं वो ही हैं नवपाषाण काल में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नवपाषाण। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? गंगा के मैदान में मानव बस्ती का सबसे प्राचीन साक्ष्य बागोर, कालपी, आदमगढ़ या फिर टहरी से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कालपी से। कालपी। किस पुरापाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास यानी पिट ड्वेलिंग के प्रमाण मिले हैं? मारतंड से, दार्जिली हेडिंग से, बुर्जहोम से, या फिर चिरांद से? तो गर्त निवास कहते हैं जो मुर्दे को दफनाया जाता है उसको कहते हैं। तो इसके साक्ष्य मिले हमें कश्मीर में, ये जगह है बुर्जहोम। कश्मीर में जगह है बुर्जहोम, यहाँ से हमें साक्ष्य मिले हैं। किस स्थान से गर्त निवासों के पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं हमें? राखी गढ़ी से, गुफकराल से, मेहरगढ़ से, या फिर बालाकोट से? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा गुफकराल। गुफकराल से। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? नवपाषाण कालीन जो वो हैं गर्त निवास, उनके हमें कहाँ से मिले हैं? बोरझोम से और गुफकराल से। तो एक और दो दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी, एक और दो। बोरझोम से भी मिले हैं हमको, और ये मिले हैं गुफकराल से। 67वां है क्वेश्चन। भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से मिलता है? बिहार से, कश्मीर से, कर्नाटक से, या फिर राजस्थान से? तो ऑप्शन बी है यहाँ पे सही आंसर, कश्मीर से। 67 का बी। और कश्मीर से ही हमको बुरजहोम से एक शव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है, उसके साक्ष्य मिले हैं। तो गर्त निवास निम्नलिखित में किस संस्कृति का विशेष लक्षण है? कश्मीर घाटी की नवपाषाण संस्कृति का, मध्य गंगा घाटी का, बलूचिस्तान की ताम्रपाषाण संस्कृति का, या हड़प्पा संस्कृति का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का। और दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं। दक्कन के राख के टीले क्या प्रदर्शित करते हैं? वह स्थल जहाँ व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता था, या फिर वह स्थल जहाँ वैदिक आहुतियां दी जाती थी, नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष? तो इसका सही आंसर है ये, नवपाषाण युग के मवेशी रखने वाले जो लोग थे उनकी बस्तियों के अवशेष मिले हैं वहां पे। राख के टीले, एस माउंट्स, किस क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति के उदाहरण हैं? दक्कन के, दक्षिण भारत के। दक्कन या दक्षिण भारत एक ही चीज है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चाक, यानी व्हील का आविष्कार जो था, जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण में, या फिर लौह लौह काल में? तो ये हो गया था नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में सबसे पहले जो व्हील था वो लकड़ी का पहिया बनाना शुरू करा था लोगों ने। तो तब तक लौह का यूज नहीं था। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए हैं। मानव समाधानों में कुत्ते भी को भी साथ में दफनाया गया बुर्ज होम में, पटना में। तो जैसे कि हमने पहले पिछले बात की, बुर्ज होम कश्मीर में ये चीजें देखने को मिली हमें। मानव समाधानों में बकरी दफनाई गई थी। बकरी, बकरी कहाँ पे दफनाई गई थी?
बुरझूम में, पटना में, काशी में या फिर मेहरगढ़ में? तो बकरी का साक्ष्य मिलता है मेहरगढ़ से और कुत्ते का साक्ष्य मिलता है बुरझूम से। प्राग ऐतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणिक उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। तो और इसको हम छोड़ सकते हैं, काफी बड़ा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल भारत में सॉरी बिहार में स्थित नहीं है? बिहार में चिरांद है, अ, चेचर कुबतपुर है, ताराडी है, बरूडी है। तो कौन सा बिहार में नहीं है इनमें से? तो इसका आंसर है डी, बरूडी बिहार के अंदर नहीं है। यहाँ पे नवपाषाणिक स्थल दिए गए हैं और राज्य दिए गए हैं, इनको हमें मैच करना है कि कौन सा किस में मिलता है। तो इसके लिए कूट दिया गया है, तो इसके लिए कूट हो जाएगा ए। 1 2 3 4 ये सीधे ही मिले हुए हैं। पांडु राजार डीवी ये है पश्चिम बंगाल में, कोचाई है उड़ीसा में, और दाउजली हेडिंग है असम में, और पायन थोर लंगतीन ये है मेघालय में। ये स्थल बिल्कुल सीधे मिले हुए हैं। सुमेलित करना है नवपाषाण काल को और इनके राज्यों को। कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में है, हल्लूर वगैरह ये कहाँ पे हैं? तो उतनूर, उतनूर है आंध्र प्रदेश में, हल्लूर है कर्नाटक में, पेनावली है तमिलनाडु में। ये भी बिल्कुल सीधे सीधे मिले हुए हैं। नेक्स्ट, ये भी बिल्कुल सीधे सीधे मिले हुए हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, 78वां क्वेश्चन है। किसको चालकोलिथिक एज, चालकोलिथिक एज कहा जाता है? पुरापाषाण काल को, नवपाषाण काल को, ताम्रपाषाण काल को या फिर लौह युग को? किसको कहा जाता है चालकोलिथिक एज? तो ये कहा जाता है ऑप्शन सी, ताम्रपाषाणिक युग को। ताम्रपाषाणिक युग को कहा जाता है चालकोलिथिक एज। जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का उपयोग करता था, उसके नाम से जाना जाता। तांबा और पत्थर के उपकरणों का यूज करने लगा था, करता था, तो इसको जाना जाता है चालकोलिथिक एज से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु है, सबसे पहले क्या यूज करा मानव ने? सोना, चांदी, तांबा या फिर लोहा? तो इसका है ऑप्शन सी, तांबा। तांबे से सबसे पहले परिचित हुआ था मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81वां। कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है इनमें से? भारत में पुरापाषाणकालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। दक्षिण भारत में गुंटूर और कुर्नूल में पुरापाषाणकालीन कब्रें मिली हैं। कैमूर श्रेणी और मिर्जापुर जिले में पुरापाषाणकालीन चित्रशाला मिली है। और उत्तर भारत में ताम्र युग और आरंभिक युग की पृथक पहचान की जा सकती है, जबकि दक्षिण भारत में पाषाण युग के तुरंत बाद लौह युग आरंभ होता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पे ये तीनों कथन सही हैं, लेकिन दक्षिण भारत में गुंटूर और कुंडूल में पुरापाषाणीन कालीन कब्रें मिली हैं, ये चीज गलत है। बाकी तीनों सही हैं। हमें कूट से मैच करना है कि पुरापाषाण काल, मतलब यहाँ पे काल दिया गया है और अभिलक्षण क्या क्या देखने को मिलता है हमें, तो ये चीजें हमको बतानी है। आखेटक और खाद्य संग्राहक कब था? आखेटक और पशुपालक कब बन गया वो? आखेटक कहते हैं शिकारी को। और खाद्य उत्पादक कब बन गया और कृषक कब बन गया वो? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि सीधे सीधे मिले हुए हैं। पुरापाषाण काल में जो मानव था वो आखेटक यानी शिकारी था और खाद्य संग्राहक था। अपने लिए खाना ढूंढता फिरता था, इधर उधर खाना इकट्ठा करता था मतलब। मध्यपाषाण काल में आखेटक था, फिर पशु पालने लगा उसके साथ साथ। नवपाषाण काल में वो खुद खाना बनाने लगा, खाना मतलब फसलें उगाने लगा। और ताम्रपाषाण काल में वो कृषक बन गया, उसने जो है कृषि करने के उपकरणों को विकसित कर लिया था। और काल और विशेषता फिर बतानी है हमें, पुरापाषाण काल में क्या हुआ था और मध्यपाषाण काल में क्या हुआ था। तो ये भी सीधा मिला हुआ है। पुरापाषाण काल में शैलाश्रय अधिवास, यानी कि वो चट्टानों के नीचे यानी गुफाओं में वास करता था। मध्यपाषाण काल में नदी तट पे आ गया, वो नदी तट के नदी के किनारे वास करने लगा।
और नवपाषाण काल में गर्तावास, यानी कि वो जमीन के अंदर भी उसने घर बना लिए थे। और ताम्रपाषाण काल में कच्चे मकान और पक्के मकान भी उसने बनाने शुरू कर दिए थे। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थल और संस्कृति। अतिरपक्कम कहाँ पे है, चौपनी मांडो कहाँ पे है, कुल्ली कहाँ पे है, और इनाम गांव कहाँ पे है। तो इसका भी बिल्कुल सीधा मिला हुआ है। अतिरपक्कम है, पुरापाषाण काल का है ये। चौपनी मांडो मध्य पाषाण काल का है। कुल्ली प्राक हड़प्पा का है। ये हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। इनाम गांव है ताम्र पाषाण काल से संबंधित। नेक्स्ट, मानचित्र पर विचार कीजिए और जिनमें से कुछ पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं। पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3 और 4। तो 1, 2, 3, 4 जो हैं वो क्या हैं, ये मैप दिया हुआ है एक तरह से। तो इस मैप में हमें बताना है कि ये स्थल कौन कौन से है। 1 नंबर किसको डिनोट करता है, 2 नंबर किसको डिनोट करता है। तो 1 नंबर है मेहरगढ़। पहला नंबर है मेहरगढ़, यहाँ पे था मेहरगढ़। मेहरगढ़ के जो कोट दीजी जो है, कोट दीजी ये था मेहरगढ़ के बिल्कुल नीचे स्थल। और इसके ऊपर था कालीबंगा। कालीबंगा। और जो ये सबसे नीचे दिया हुआ है ये है सुरकोटदा। सुरकोटदा। प्राग ऐतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। ताम्रवती किसको कहा जाता था, कायथा को, गिलिंद को, आहाड़ को, या फिर माहेश्वर को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आहाड़ को। ये भी जो है, जो मैप पे आधारित क्वेश्चन है। नेक्स्ट है संस्कृति और क्षेत्र। संस्कृति और क्षेत्र हमें बताने, आहार संस्कृति हमें कहाँ देखने को मिलती है, कायथा संस्कृति कहाँ मिलती है, सवालदा कहाँ पे मिलती है, और प्रभास संस्कृति हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, ये हमें बताना है। तो ये सीधे सीधे मिले हुए हैं। आहार संस्कृति और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है। कायथा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। सवालदा संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में, और प्रभास संस्कृति दक्षिणी पश्चिमी गुजरात में देखने को मिलती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश ये क्षेत्र दिए हुए हैं और उनकी संस्कृति दी हुई है। ये किससे संबंधित है, ये मैच करना है हमें। तो ये भी बिल्कुल सीधे सीधे मिले हुए हैं कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में नवदा टोली संस्कृति देखने को मिली हमें। पश्चिमी बिहार में चिरान संस्कृति थी। पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति थी, और मध्य गुजरात में रंगपुर संस्कृति थी। तो बिल्कुल सीधे सीधे मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है। तांबे का बना हुआ सारथी युक्त, सारथी मतलब जो रथ को चलाने वाला होता है। तो रथ को चलाने वाला बैठा हुआ है उस पे, तो रथ का ऐसा खिलौना मिला है। वो कहाँ से मिला है हमें, वो मिला है दैमाबाद। दैमाबाद है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मिला है ये हमें खिलौना देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91वां। किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं। 5 कमरे वाला मकान हमें कहाँ देखने को मिलता है, इनाम गांव, उतनूर, हल्लूर, या फिर पैयमपल्ली। तो ये मिलता है हमें इनाम गांव में। इनाम गांव में देखने को मिलता है। किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृदभांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। चित्रित मृदभांड मिट्टी के बने हुए बर्तन को जिस पर चित्र बने हुए हैं, उसको सबसे बढ़िया माना गया है अहाड़ का, कायथा का, सवालदा, या फिर मालवा का। तो मालवा में जो ये मिला है मृदभांड सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का मिला है। ताम ताम्राश्म यानी ताम्र पाषाण काल, चालकोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे। ताम्र पाषाणी संस्कृति में उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इनका एक पैटर्न मिला है देखने को, वो मिला है उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर उसका करके उसे दफनाते थे। ये समाधान मिले हैं ताम्र पाषाणी क्षेत्र में, महाराष्ट्र में मिला है सबको उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाने का। दक्षिण क्षेत्र जो साउथ
इंडिया है उसमें हमको मिले हैं सबको पूर्व से पश्चिम दिशा में रखकर दफनाने का। पश्चिमी भारत में मिले हैं हमको पूर्ण समाधान, और पूर्वी भारत में हमको मिले हैं आंशिक समाधान। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा आंसर। इसको काल क्रमानुसार हमको दर्शाना है, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। सबसे पहला कौन सा काल था? तो ये भी बिल्कुल सीधा ही मिला हुआ है। पहले था पाषाण काल, फिर आया ताम्र पाषाण काल, तांबा और पत्थर के यूज होने लगा, फिर कांसा का काल आया, और फिर आया लोहे का काल। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत में लोहे का प्रारंभ कब हुआ? लोहे के प्रयोग का आरंभ कब से माना जाता है? लोहे के साक्ष्य हमको कब से मिलते हैं? 1300 ईसा पूर्व से। 1300 ईसा पूर्व। उत्तरी भारत के गांगे घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। गंगा घाटी में कब हुआ? 1000 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है? लौह काल के संबंध में कौन सा सही नहीं है? भारत में लोहे का आरंभ 1300 ईसा पूर्व हुआ, ये तो सही है। उत्तर भारत में गंगे घाटी में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व हुआ, ये भी ठीक है। पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। नहीं, आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था, ये चीज गलत है। और उत्तर वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था, ये सही है। यानी जो पूर्व वैदिक काल के आर्य थे उनको नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल जो बाद का वैदिक काल है उसमें लोहे का ज्ञान हो गया था। प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित थी। मुख्य रूप से किस पे आधारित थी नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी? तो ताम्र तकनीक के प्रसार पर, कांस्य तकनीक के प्रसार पर, लौह तकनीक के, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लौह तकनीक के प्रसार पर। लौह तकनीक उस टाइम पे विकसित हो रही थी जोरों से। अतरंजी खेड़ा कहाँ पे है? लौह उपकरण जहां से हमको मिले हैं, लोहे के उपकरण। अतरंजी खेड़ा है उत्तर प्रदेश में, नूह राजस्थान में। नूह काफी प्रसिद्ध है, प्रचलित है। और चिरांद बिहार में है, और महिषादल है पश्चिम बंगाल में। कूट इसका ABCD 1 2 3 4 ये ठीक है। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में, नूह है राजस्थान में, चिरांद बिहार में। इस तरह से ये सही मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101वां। राज्य और लौह उपकरण की प्राप्ति स्थल। राजस्थान में कहाँ पे मिले हैं, महाराष्ट्र में कहाँ पे मिले हैं, कर्नाटक में और तमिलनाडु में हमें लौह के उपकरण कहाँ पे मिले हैं, ये हमको बताना है। तो राजस्थान में जोधपुर में मिले थे, महाराष्ट्र में माहौर झारी में मिले थे, कर्नाटक में हुल्लूर में मिले थे, हल्लूर में, और तमिलनाडु में आदिचन्नालूर में। पुरातात्विक स्थलों पर विचार प्रकट कीजिए। तमदमा, करनूल, टैक्कलकोट और नाकुंड। सही प्रावशेष कालक्रम नीचे दिए गए कूट्स से हमको लगाना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं लूसेंट जीके की बुक में, ये यूपीपीसीएस के भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो ये जो है क्वेश्चन किसी भी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप हमारी ये पूरी वीडियो सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम आसानी से पास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी लौह प्रयोक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है? लौह प्रयोक्ता मतलब गैर मध्यभांड संस्कृति। ये इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। महापाषाण संस्कृति में हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे पत्थर के बने अस्त्र, पत्थर के बने औजार और उपकरण, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां यानी कि कब्रें, या फिर पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। तो कौन सा इसका सही आंसर है? ऑप्शन सी, बड़े पत्थरों से घिरी हुई महासमाधियां। ये थी महापाषाण काल की दक्षिण भारत की विशेषता। दक्षिण भारत वृहत पाषाण समाधियों संबंधित हैं पूर्व पाषाण काल से, नवपाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से, या फिर लौह काल से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लौह काल से। दक्षिण भारत का जो वृहत पाषाण
समाधियां हैं वो संबंध है लौह काल से। महापाषाणिक पुरास्थल हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? और महापाषाणिक संस्कृति क्या है? जहाँ पे बड़े पत्थरों से समाधियों को ढका गया था। तो इसको छोड़ सकते हो आप। स्थान का नाम और संबद्ध संस्कृति। सोहन किस लिए है? बुरजहोम, नंगपुर और आदिच्य नल्लूर, ये किस लिए है हमें बताना है। तो सोहन पुरापाषाण काल से संबंधित है, बुरजहोम नवपाषाण काल से, रंगपुर ताम्रपाषाण से और आदिच्य नूर ये है महापाषाण काल से संबंधित। 108वां क्वेश्चन है, युग्मों पर विचार कीजिए। बस्ती स्थल, चिरांद, समाधि स्थल पोरकालम, बस्ती और समाधि स्थल पिकलीहल। तो इसमें से सही क्या है ये हमें बताना है। तो ये तीनों चीजें सही हैं। बस्ती स्थल चिरांद में हमें देखने को मिलते हैं, समाधि स्थल पोरकलाम में मिलते हैं, और दोनों चीजें हमें मिलती हैं पिकलीहल में। महापाषाण के प्रकार और समानार्थी शब्द, इसको आप छोड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नहीं है उन क्वेश्चंस को हम छोड़ सकते हैं। कौन सा चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप है? तो ये कहाँ का है ये हमें दिखाना है, मतलब क्या दिखाया गया है इसमें हमको। डोलमेन, इसको हम डोलमेन के नाम से जानते हैं। महापाषाण कालीन जो प्रारूप हमें दिखाया गया है। दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृद भांडों के अंदर का रंग काला है और बाहर का रंग लाल है। इन रंगों के मृद भांडों पर अलग से पुताई हुई है। तो इसमें हमको कारण और कथन दोनों के बारे में विचार करना है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 112वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। सरोवर कहते हैं तालाब को, तालाब से वो सिंचाई करते थे। तो ये हमें बताना है। यहाँ पे जो कथन है और कारण है वो दोनों सही हैं, और इसका सही स्पष्टीकरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, ताम्र निधि यानी भंडार संस्कृति, कॉपर होर्ड कल्चर निम्नलिखित मृदभांड प्रारूपों से किससे संबंधित हैं? गेरुए चित्रित मृदभांड संस्कृति से, काले व लाल मृदभांड संस्कृति से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गेरुए चित्रित मृदभांड संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन सा भारत के ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? जीवाश्म, हाथ की कुल्हाड़ियां, मृदभांड और अस्थि अवशेष। तो फ्रेंड्स ये चारों ही चीजें प्राग ऐतिहासिक काल के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। जीवाश्म, हाथ की कुल्हाड़ियां, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन और अस्थि अवशेष, ये चारों ही चीजें हैं। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का प्राकृतिक अवशेष मिला है। प्राचीनतम चूल्हे का कहाँ से मिला है अवशेष? भीमबेटका से, विलासुरगाम से, होड़नसगी से, या फिर मग महगरा से। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बिलासुरगाम से। बिलासुरगाम से मिला है। किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? बागोर से, औदे से, बोली से, या लखनिया से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बागोर राजस्थान से पशुपालन के साक्ष्य हमें सबसे पहले देखने को मिलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? नवपाषाणिक स्थल सबसे पहला कौन सा पाया गया है भारत के अंदर? कोल्डिवा, चिरांद, गुफा कराल, या फिर लिंगसुगुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लिंगसुगुर नवपाषाण का स्थल है। मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया था? हेरोडोटस ने, हीगेल ने, मार्क्स ने, या फिर डार्विन ने।
मानव के क्रमिक विकासवाद को के सिद्धांत को सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो ये डार्विन ने किया था, चार्ल्स डार्विन डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन थे कहाँ, क्या थे? इतिहासकार थे, समाजशास्त्री थे, कलाकार थे, या फिर जीव विज्ञानी थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक जीव विज्ञान थे, जीव विज्ञानी थे। चार्ल्स डार्विन कहाँ के निवासी थे? ये निवासी थे, डार्विन निवासी थे इंग्लैंड के। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकास सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? बाइबल के एक सिद्धांत का खंडन करता है। वो किसका खंडन करता है? तो ये करता है दैवीय उत्पत्ति मत, कि मतलब चीजें दैवीय उत्पत्ति से ऐसे बनी हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने उसका खंडन किया था। और क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। धीरे धीरे चीजें, मतलब चीजें शुरू से ऐसी नहीं थी, वो धीरे धीरे विकसित होते होते ऐसी बनी है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक हैं। ये विकासवाद के सिद्धांत पे ही आधारित पुस्तक है। इसको लिखा गया है हेरोडोटस के द्वारा, हीगेल के द्वारा, पी क्रोचे के द्वारा, या फिर चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो इसका सही आंसर है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी। चार्ल्स डार्विन ने लिखी है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ द स्पीस बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी? ये प्रकाशित हुई थी 1859 में। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? विलियम शेक्सपियर की, कार्ल मार्क्स की, फ्रेडरिक एंजल्स की, या फिर चार्ल्स डार्विन की? तो ये कृति है चार्ल्स डार्विन की, द डिसेंट ऑफ मैन। किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं? तो ये कहा था चार्ल्स डार्विन ने। योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत इन्होंने दिया था, कि जो योग्य है वो ही जीवित रह पाता है, अदरवाइज जो संघर्ष नहीं कर पाता परिस्थितियों से, वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127वां। पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किस रूप में परिभाषित किया है मानव को? तो उन्होंने किया था औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जैसे हमने बताया था कि शुरुआती जो मानव था वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के नाम से जाना जाता है। और ये मिला था हमको दक्षिणी अफ्रीका में, इसके साक्ष्य मिले थे। और दक्षिण अफ्रीका आता है दक्षिणी गोलार्ध में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है? हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस यूज कर रहे हैं काफी देर से। तो इसका शाब्दिक अर्थ है कि दक्षिणी मानव सम प्राणी। मानव के जैसा लगने वाला प्राणी था ये, दक्षिणी। पिथेकैंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है सीधा चलने वाला कपी मानव। कपी मतलब बंदर, बंदर की प्रजाति का सीधा चलने वाला मानव। होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को द्योतित करता है? होमो इरेक्टस जो था वो किस तरह का मानव था? तो वो द्विपदी मानव था, मतलब दो पैर होते थे उसके। और होमो सैपियन निएंडरथाल नामकरण से निएंडरथाल है। निएंडरथाल मतलब क्या है? व्यक्ति है, स्थान है, औजार है, उपकरण है, क्या है? तो ये है स्थान। निएंडरथाल क्या है? स्थान के नाम पे इसको रखा गया है। निएंडरथाल स्थित है कहाँ पे? स्थित है निएंडरथाल, ये स्थित है जर्मनी में। जर्मनी में। कौन होमोसैपियन या सैपियन का अनुसंधान नाम नहीं है? होमोसैपियन का अनुसंधान नाम नहीं है। क्रोमैग्नन, चार्ल्स लैंड, ग्रोमाल्डी, या फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्रोमैग्नन स्थित है, क्रोमैग्नन कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है फ्रांस में। क्रोमैग्नन है, क्रोमैग्नन क्या है? क्रोमैग्नन है फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय है। फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय है क्रोमैग्नन मानव के, जहाँ से हमको साक्ष्य मिले हैं।
प्लीस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? प्लीस्टोसीन युग हम किस युग को कहते हैं? ये कहते हैं हिमयुग को। हिमयुग। हिम विहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? हिम विहीन युग किसको कहा जाता है? हिम विहीन युग कहा जाता है होलोसीन को। होलोसीन युग को। पुरा पाषाण कालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे आखेट पर, जैसे कि हमने बात की, आखेट पर ही निर्भर थे वो, शिकार पर। उद्योग और व्यापार वगैरह नहीं थे, ना कृषि थी। कृषि आई है नवपाषाण काल में। किस काल में मानव ने ना तो पुरापाषाण कालीन विशेषताओं को पूरी तरह छोड़ा और ना ही नवपाषाण कालीन विशेषताओं को पूरी तरह अपनाया था? तो ये कहा जाएगा, कौन से युग के बारे में कहा जाएगा? ये कहा जाएगा मध्य पाषाण कालीन। मतलब इसने पुरापाषाण कालीन व्यवस्थाओं को छोड़ा भी नहीं था और नए पाषाण कालीन को पूरी तरह से अपनाया भी नहीं था। मैन हैक मैन मैक्स हिमसेल्फ सॉरी मैन मेक्स हिमसेल्फ किस प्राकृतिकवाद की रचना है? आदमी अपने आप को खुद बनाता है, ये किसके द्वारा रची गई रचना है? तो ये रचना है गार्डन चाइल्ड की। गार्डन चाइल्ड। 142वां क्वेश्चन है, नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाली क्रांति को किस पुरातत्वविद ने न्योलिथिक रेवोल्यूशन की संज्ञा दी? नवपाषाण उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाली क्रांति को किस पुरातत्वविद ने न्योलिथिक रिवोल्यूशन कहा था? तो ये कहा था, ऐसा कहा था गार्डन चाइल्ड ने। गार्डन चाइल्ड। किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया? तो नवपाषाण काल में किसान की तरह जीना जीवन शुरू करा। नवपाषाण के मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में रहता था, इससे वे हवा धूप बारिश के प्रकोप से बच सकते थे। तो कथन और उसके बारे में हमें बताना है तो ये दोनों ही सही हैं और इसके स्पष्टीकरण भी सही है। नेक्स्ट है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृदभांड, चाक से बने हुए मिट्टी के बर्तन, अ, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ किया? पुरापाषाण में, नव मध्य पाषाण में, या फिर लौह काल में? तो ये किया था नवपाषाण काल में। किस स्थल से कपास की खेती का सर्वप्रथम साक्ष्य हमें देखने को मिलता है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, या फिर मेहरगढ़ से? ये मिलता है हमें ऑप्शन सी, लोथल से। लोथल। 146 का ऑप्शन डी नहीं, ये मेहरगढ़ से मिलता है हमें। मेहरगढ़ से। लोथल को जो है हड़प्पा सभ्यता का वो माना जाता है, बंदरगाह। कौन सा नौपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? कश्मीर में बुर्जहोम है, गुफकराल, मारतंड, पांडू राजार डीबी। तो ये जो है पांडू राजार डीबी, ये कहाँ है? ये बिहार में है शायद, लेकिन ये गुफकराल और मारतंड ये तीनों कश्मीर में ही थे। कौन सा नौपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? उत्तर प्रदेश में कोल्डिवा है, लहुरदेवा है, चिरांद बिहार में है, महदा इंडिया में उसमें ही है, यूपी में। चिरांद बिहार में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नौपाषाणिक स्थल पायन थोर लंगतीन किस राज्य में है? पायन थोर लंगतीन, तो ये है मेघालय में। नवपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? सबसे दक्षिण स्थल कौन सा है? हल्लूर, टी नरसीपुर, हेम्पिगे, पैम्पली? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पैम्पली। बना संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? बना संस्कृति किस संस्कृति को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आहार संस्कृति को। आहार संस्कृति को बना संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। कौन सा स्थल, कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है, टाइप की साइट है? कौन सी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नवदा टोली। 153वां क्वेश्चन देखेंगे। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन किया था मार्टिमर व्हीलर ने। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। नवदा टोली कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? महापाषाण के कितने प्रकार मिले हैं, मतलब जहां बड़े बड़े पत्थरों को यूज करते हुए देखा गया है,
उसके कितनी तरह से मतलब उसके उदाहरण मिलते हैं हमें देखने को, जैसे कि शवों के ऊपर वो उसको ढकना। तो इस तरह से 10 तरह के कितने उदाहरण मिले हैं? तो ये मिले हैं 40 तरह के उदाहरण। महापाषाणीय संस्कृति स्थलों से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? तो इतना डीपली वैसे पूछा नहीं जाता है किसी भी एग्जाम में, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें आपको मार्क करा दिया जाएगा। दक्षिण भारत के महापाषाणिक कब्र स्मारक प्राय नदी या झरने के समीपवर्ती क्षेत्र पर मिले हैं। इससे जल की अबाध आपूर्ति संभव हो पाती थी। ये चीज दोनों पर विचार करना है, तो ये दोनों ही चीजें सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जल की आपूर्ति के लिए वो जो है महापाषाण कब्र और या स्मारक नदी या झरने के समीप में मिलते थे। भारत में ताम्र नदी कॉपर होड का सबसे बड़ा भंडारण हमें कहाँ से मिलता है? मायापुर से, या फिर झिंगाना से, अतरंजी खेड़ा से, या फिर गुनेरिया से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी गुनेरिया से। अतरंजी खेड़ा में हमें लौह के उपकरण देखने को मिलते हैं, लेकिन गुनेरिया से हमको कॉपर के उपकरण मिलते हैं। ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनेरिया किस राज्य में स्थित है? गुनेरिया है कहाँ पे? तो ये गुनेरिया है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। भोजपत्र या भोजपत्र, भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे, का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? भोजपत्र का साक्ष्य मिला है 160वां क्वेश्चन है, श्रृंगवेरपुर से, श्रृंगवेरपुर से। और श्रृंगवेरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, यानी सिंगरौर कहाँ पे है? तो ये है इलाहाबाद में, इलाहाबाद में सिंगरौर स्थित है। और भीमबेटका किसने खोजा था? भीमबेटका, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इतिहास में। तो इसको खोजा गया था डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने भीमबेटका को खोजा था। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐतिहासिक काल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमने सारे डिस्कस करे, और आपने देखे भी कि जैसे कि ये लास्ट वाला क्वेश्चन एमपीपीसीएस में आया है, एमपीपीसीएस के क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन हैं ये सभी किसी भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप हमारी ये वीडियो सीरीज कंप्लीटली देख लेते हैं तो अवश्य ही आप कोई भी एग्जाम इजीली बीट कर सकते हैं। हम वन बाय वन इसमें सभी टॉपिक्स को आपके क्लियर करेंगे। पहले हम इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम भूगोल, साइंस आदि सभी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही हमारा चैनल स्टडी होम सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब गवर्नमेंट जॉब न्यूज़।